गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया है, फाइनली सेटलिंग गवर्नर की पावर्स, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स होंगे, क्या स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस उसको फॉलो करनी होंगी। और ये डिसीजन सिर्फ आज के लिए नहीं, सिर्फ क्लैट के लिए नहीं, पर आने वाले काफी सालों, काफी सारे डिस्प्यूट्स के लिए important होने वाला है। Hi guys, this is Surbhi Bhatia and I welcome you all to the YT channel of Legal Edge. And very quickly, let's dive into the topic where the Supreme Court said that governor can't sit on bills. तो इसका exactly क्या aspect है? What was the issue involved? गवर्नर की यहाँ पे क्या powers रहती हैं? क्या इशू था, गवर्नर की आर्टिकल 200 के तहत क्या पावर्स रहती है, क्या गवर्नर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है या नहीं, एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या रूलिंग था ऑन इट्स पावर्स। ये सारे एस्पेक्ट्स हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मुद्दा क्या है। तो मुद्दा ये था कि नवंबर 2021 में तमिलनाडु के नए गवर्नर अपॉइंट हुए RN रवि, एंड उसके बाद गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हुई ओवर द इयर्स, ओवर सम टाइम, कि भाई हम जो भी बिल गवर्नर के पास भेज रहे हैं असेंट के लिए कि आगे वो प्रेसिडेंट से साइन करवाए या खुद साइन करके वो लॉ बन जाए, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। जिससे परेशान होकर उन्होंने नवंबर 2023 में एक पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ गवर्नर हैज नॉट बीन एक्टिंग ऑन द बिल्स, तो इट रिक्वेस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू फ्रेम सम गाइडलाइंस, एक इंटरप्रिटेशन दे ऑफ एम्बिट ऑफ गवर्नर पावर्स, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स होने चाहिए अंडर आर्टिकल 200। जहां पर 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये डिसीजन दिया कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दिया ऑफ आर्टिकल 200। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि भाई आप हमेशा के लिए नहीं बैठ सकते हैं ऑन द बिल्स, आपको कोई ना कोई एक्शन यहाँ पे डेफिनेटली लेना होगा, राइट। तो यहाँ पे द 2 जज बेंच ऑफ जस्टिस परदीवाला एंड जस्टिस महादेवन दोनों ने ही एक लैंडमार्क डिसीजन दिया। तो लेट्स वेरी क्विकली स्टार्ट विद गवर्नर होता कौन है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल 153 सेज कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, हर स्टेट में। जैसे हमारे पास यूनियन में प्रेसिडेंट रहते हैं, वैसे ही स्टेट में कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। यहाँ स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव है, स्टेट में भी लेजिस्लेचर है और स्टेट में भी जुडिशरी है। तो जिस तरीके से हमारे लेजिस्लेचर पार्लियामेंट रहती है यूनियन पे, वैसे ही लेजिस्लेचर रहता है स्टेट्स पे। जैसे प्रेसिडेंट रहते हैं सेंटर में, वैसे ही गवर्नर रहते हैं स्टेट्स में। ठीक है, अब गवर्नर आते मतलब इलेक्शंस होते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, तो इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। अब हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट इज मेयर सिग्नेटरी अथॉरिटी इंडिया, मतलब कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहीं से आपको एक बात पता चल जाएगी कि भाई जो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद है वही एज अ गवर्नर अपॉइंट होगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है इनडायरेक्टली कि जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, या फिर वो एक ब्रिज होता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड अल्टीमेटली गवर्नर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस नीडेड है। द पर्सन हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के एस्पेक्ट में है, बी इट CJI, बी इट प्रेसिडेंट, MP, MLA, कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और गवर्नर के लिए आपको एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए, यू आर क्वालिफाइड टू बी गवर्नर। तो ये तो हमारा एक बेसिक एस्पेक्ट हो गया कि गवर्नर होना चाहिए, अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं और इंडियन सिटीजन एटलीस्ट 35 ईयर्स के होने चाहिए। पर ये आर्टिकल 200 क्या कहता है। अब किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए सेंटर मतलब पार्लियामेंट में अगर वो बिल है, तो हमें पता है या तो वो लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, सेकंड हाउस में जाएगा, प्रेसिडेंट से असेंट मिलेगा और वो बन जाएगा एक्ट। जैसे अभी वक्फ बिल के साथ हुआ। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में होती है विधानसभा, जहां होते हैं हमारे MLAs। ठीक है, कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी होती है। अब
यहाँ पे हमारा जो मुद्दा था, वो मुद्दा था तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में विधान परिषद तो है नहीं, वहां तो सिर्फ विधानसभा है। तो एमएलएज विधानसभा से बिल पास करके कहाँ भेजेंगे? गवर्नर के पास भेजेंगे, एंड गवर्नर जब इसे असेंट दे देंगे तो वो फाइनली बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ये मेरा जनरल प्रोसीजर है। तो आर्टिकल 200 ये बोलता है कि जब भी बिल गवर्नर के पास आता है विधानसभा से, तो उसके पास तीन रास्ते होते हैं। या तो आप उसे असेंट दे दो, मतलब अपनी रजामंदी दे दो दैट यू आर गुड टू गो विद दिस, या फिर आप उस बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज दो कि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन या पूरा का पूरा बिल सही नहीं लगा। मतलब कि आप लेजिस्लेचर को बोल रहे हैं एक बार आप इसे फिर से कंसिडर कीजिए, या फिर आप उस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज देंगे। ठीक है, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जहां पे प्रेसिडेंट का असेंट भी चाहिए होता है, तो या तो आप वहां पर भेज देंगे। तो ये तीन रास्ते होते हैं। अब यहाँ पे जो तमिलनाडु के गवर्नर थे आर एन रवि, वो क्या कर रहे थे? वो एक इनडेफिनेट टाइम तक उन्होंने उस बिल को अपने पास संभाल के रख लिया। उन्होंने ना तो उसको असेंट दिया, ना ही उसे वापस भेजा। वापस भेज रहे हैं तो एक लंबे लंबे टाइम के बाद भेज रहे हैं, या फिर उसे प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजा। प्रेसिडेंट के पास भेजा भी तो वो भी एक लंबे टाइम तक पड़ा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा था कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, एम के स्टालिन गवर्नमेंट है, वो इतना परेशान हो गई थी कि हम लॉज ही नहीं बना पा रहे हैं, हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन ही बेटर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज गवर्नर कोई डिसीजन ही नहीं दे रहे हैं। इट इज जस्ट सिटिंग ऑन बिल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर आर्टिकल 200 ये भी बोलता है कि अगर आप रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मान लो वो बिल वहीं पड़ा है, अब उसे फिर से री इंट्रोड्यूस करके फिर गवर्नर के पास भेजा, या फिर गवर्नर ने वापस भेजा लेजिस्लेचर को, उसने पूरा डिस्कस करके सब कुछ करके फिर गवर्नर के पास भेजा, फिर वहीं पड़ा है। तो यहां पर आर्टिकल 200 ये कहता है कि अगर रिकंसिडरेशन के लिए आपने लेजिस्लेचर के पास भेजा, तो आपको जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल उस पर डिसीजन देना होगा। ठीक है, आप कुछ या सारे प्रोविजंस को रिकंसिडर करवा सकते हो। अब वो लेजिस्लेचर की मर्जी है कि वो उसको माने या ना माने। गवर्नर की जो भी रिकमेंडेशंस होंगी, जो भी सलाह मशवरा होगा, वो लेजिस्लेचर की, विधानसभा की मर्जी है उसको माने या नहीं माने। एंड अल्टीमेटली अब लेजिस्लेचर जिस भी तरीके से आपको बिल भेज रही है, चाहे वही सेम बिल आपको उठा के वापस भेज रही है, चेंजेस के साथ भेज रही है, जैसे भी भेज रही है, अब आपके लिए असेंट देना क्या हो जाएगा? मैंडेटरी होगा, कंपल्सरी होगा, एक्सेप्ट जहां पे आपको प्रेसिडेंट के लिए वो बिल रिजर्व करना होगा हाई कोर्ट की पावर्स में। मतलब कि अगर यहां तक हमने क्या देखा कि गवर्नर के पास तीन ऑप्शंस है, या तो असेंट दे दो, या फिर वापस लेजिस्लेचर के पास भेज दो, या प्रेसिडेंट को भेज दो। अगर वापस लेजिस्लेचर के पास भेजा तो लेजिस्लेचर को जल्द से जल्द वापस भेजो। लेजिस्लेचर की मर्जी है बात माने या ना माने। और अब जब लेजिस्लेचर आपको सेकेंड टाइम भेज रही है, तो आपको देना ही पड़ेगा 99.9% केसेस में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, हाई कोर्ट के पावर्स जहां पर इंटरफेयर कर रही हैं, वहां पे प्रेसिडेंट के लिए आप उसे रख सकते हैं। दैट इज द ओनली एक्सेप्शन। अदरवाइज आपको सेकेंड टाइम तो देना ही पड़ेगा असेंट। अब आप उसे फिर से वापस नहीं भेज सकते हैं। अब क्योंकि ही हैज बीन सिटिंग ऑन द बिल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला कि भाई आपके पास पॉकेट वीटो की पावर नहीं है। पॉकेट वीटो क्या होता है? एक तरीके से जस्ट कीपिंग दैट बिल इनटू योर पॉकेट। आपने उस फाइल को साइड पे रख दिया, ना तो आपने वो प्रेसिडेंट के पास भिजवाई, ना वापस लेजिस्लेचर के पास, ना साइन करके आपने उस फाइल को साइड रख दिया, और वो सालों से महीनों से बस साइड पे ही पड़ी है, आप उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो गवर्नमेंट, जो एमएलएज हैं, वो इलेक्टेड है, लोगों ने उन्हें चुना है, और आपको चुना है प्रेसिडेंट ने, तो प्रायोरिटी हमेशा उनको दी जाएगी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। यहां पे ये स्पेशली बोला गया कि अगर आप पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज करते हैं तो वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्ररी है, और इसलिए आप उसे नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस इशू कर दी। अभी तक कोई टाइमलाइंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, एज सून एज पॉसिबल बोला गया है। पर अब क्योंकि ये चीज, ये दिक्कत सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, बहुत से और स्टेट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं
केरला स्ट्रगल कर रहा है, फॉर दैट मैटर तमिलनाडु की देखा देखी में अब केरला ने भी सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया प्लीज हमारी हियरिंग भी जल्दी करवा दो। पंजाब के साथ ऑलरेडी ये मैटर हो चुका है, जो डिसीजन हम डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने असाइन कर दी है, विच इज अ लैंडमार्क स्टेप इस चीज में करना। अगर आपको 1 महीने के अंदर एक्ट करना होगा, अगर आप प्रेसिडेंट का असेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बिल को रिटर्न कर रहे हैं, दैट हैज टू बी डन इन 3 मंथ्स। अगर आप बिल को रिजर्व कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट, अगेन इन 3 मंथ्स। देन अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिल, सॉरी, जब आपके पास सेकेंड टाइम बिल आया है उसको आपको असेंट प्रोवाइड करना है, तो वो भी 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे गवर्नर के पास भी प्रॉपर टाइम है टू थिंक अपॉन ऑल ऑफ दैट, एंड लेजिस्लेचर का भी एडमिनिस्ट्रेशन इंपैक्ट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूटिव का एडमिनिस्ट्रेशन इंपैक्ट नहीं हो रहा है, लेजिस्लेचर का काम इंपैक्ट नहीं हो रहा है। दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस यहाँ पर इशू कर दी है बेंच ने ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज प्रायोरिटी अगेन वुड बी गिवन टू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दिस वाज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन नॉट एक्ट ऑन व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेलिंग यू, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे आपको जो भी वो आपको एडवाइस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। एंड लास्टली, अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो आप प्रेसिडेंट के पास वापस नहीं भेज सकते, एक्सेप्ट अगर हाई कोर्ट की पावर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास वापस भेज के फिर से आप फॉर नेम सेक उसे डिले नहीं करवा सकते हैं, दैट कैन नॉट बी डन। मूविंग ऑन, कौन से केसेस यहाँ पे कंसिडर किए, तो यहाँ पे एक तो 2016 का डिसीजन था नबम रेबिया। यहाँ पे कोर्ट ने ऑलरेडी बोला था कि भाई इनडेफिनेटली आप उसे डिले नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड, यहाँ पे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ पंजाब, एक रीसेंट केस ही है। एज आई टोल्ड यू कि पंजाब, केरला, तमिलनाडु, ऑल द 3 स्टेट्स हैव बीन स्ट्रगलिंग। तो इस जो हमारा डिसीजन था, पंजाब डिसीजन था, इस डिसीजन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन आर करंट डिसीजन ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई गवर्नर का काम लेजिस्लेचर को हेल्प करना है, आप उसकी वर्किंग को स्लो नहीं कर सकते हैं, आप लॉ मेकिंग को डिले नहीं कर सकते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे कोर्ट ने ये तक बोल दिया था कि भाई अपनी तानाशाही नहीं करनी चाहिए, गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलके उसको काम करना चाहिए, उनके एडवाइस पे काम करना चाहिए। तो वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स वर यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डिस्क्राइब दैट गवर्नर कैन नॉट गो आउटसाइड द बाउंड्रीज जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो अपनी पावर्स को मिसयूज नहीं कर सकता है, उसको स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही काम करना होगा। एंड अल्टीमेटली priority would be given to democratically elected legislatures against unelected governor. As I just told you, MLAs जो हैं लोगों ने चुने हैं, एक विश्वास के साथ चुने हैं, whereas president appoints governor on aid and advice of council of ministers. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है could be a bit biased, could be a bit partial, but MLAs के एस्पेक्ट में ऐसा नहीं है, तो प्रायोरिटी हमेशा उनके पॉइंट ऑफ व्यू को दी जाएगी। सो दिस लैंडमार्क डिसीजन हैज बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट टू कीप कि वो गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स में काम करें। लेट्स सी हाउ द इम्प्लीमेंटेशन गोज। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन। क्या ये डिसीजन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या अब भी मिसयूज ऑफ पावर्स रहेगा बाय द गवर्नर, या फिर देयर कैन बी a change that we can see in the coming time. So that was all about it. For more such videos, do like this video, do subscribe to our channel, and take care. Bye bye guys.